हेलो दोस्तों, मैं सुल्तान सिंह मान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम डिस्कस कर रहे थे जो पीरियडिक टेबल है उसके बारे में, और किन किन वैज्ञानिकों ने इस पीरियडिक टेबल में अपना योगदान दिया उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। और अब हम पढ़ रहे थे मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में। हमने क्या क्या बातें आवर्त सारणी के बारे में, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसके बारे में पढ़ ली थी, उन बातों का एक बार फिर से अध्ययन करते हैं। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, मेंडलीव की आवर्त सारणी, इसमें हमने देखा था जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है ये परमाणु भार पर आधारित है। फिर हमने देखा था कि उस टाइम में 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी, और जो नोबेल नोबेल गैस है इसकी उस टाइम में खोज नहीं हुई थी। और फिर हमने इसका जो नियम दिया था, इन्हें मेंडलीव ने जो नियम दिया था वो था आवर्त नियम। आवर्त नियम क्या होता है कि तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण हैं जो उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, ये बात उन्होंने की थी। और फिर हमने आगे अध्ययन किया था आवर्ती फलन क्या होता है। आवर्ती फलन, आवर्ती फलन का मतलब था कि आप जब तत्व को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करोगे तो एक निश्चित समयांतराल के बाद उनके गुणों में समानता पाई जाएगी, और समानता पाए जाने के कारण उनको हम एक ही ग्रुप में रख रहे थे, वो थी आवर्ती फलन। फिर हमने आगे इनका अध्ययन किया था। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसको हमने दो भागों में बांटा था। मेंडलीव की आवर्त सारणी कितने भागों में बांटा? दो भागों में। एक था आवर्त और एक था वर्ग। फिर हमने देखा था वर्ग है उनकी संख्या 7 थी, और वर्ग होती है जो क्षैतिज पंक्ति होती है, और क्षैतिज पंक्ति किस प्रकार होती है, जैसे हम जो आवर्त सारणी है उसमें इस प्रकार से बने हुए कॉलम देखते हैं। ये जो कॉलम है इनको बोलते हैं आवर्त। और फिर हमने वर्ग, वर्ग बोल दो या इसको समूह भी बोलते हैं, या इसको हम ग्रुप बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी थी उस टाइम में? 8 थी, और इनको हम रोमन में लिखते हैं। इन बातों का हमने अध्ययन किया है। और फिर जो ये आवर्त हैं इनको हमने दो भागों में बांटा था, एक था ए, एक था बी। ये दो भाग थे। और फिर हमने देखा था कि वर्ग हैं वो क्या होते हैं? ऊर्ध्वाधर जो लाइन है, ऊर्ध्वाधर पंक्ति बोल दो, इसका मतलब क्या है? जब आप आवर्त यानी जो आवर्त सारणी उसमें देखते हैं तो इस प्रकार से बने हुए कॉलम होते हैं, इन कॉलमों को बोलते हैं वर्ग। तो हमने देख लिया कि आवर्त 7 होते हैं, और जो इसकी 37 पंक्ति इस प्रकार से बने हुए कॉलम होंगे उनको हम आवर्त बोलेंगे। और जो वर्ग हैं ऊर्ध्वाधर होती हैं, और ऊर्ध्वाधर इस प्रकार से खड़े कॉलम होंगे उनको ऊर्ध्वाधर बोलेंगे, और इनकी संख्या 8 थी। और इन 8 को हम दो भागों में बांटे थे, ए और बी। इन बातों का हमने अध्ययन कर लिया था, और इन जो आवर्त और वर्ग को मिलाकर आवर्त सारणी का निर्माण हमने कर लिया था। आज हम अध्ययन करेंगे जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसकी क्या विशेषता है और उसमें क्या कमियां थी। पहले हम विशेषता देखते हैं। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसकी क्या विशेषता है, पहले उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर इसमें क्या कमियां थी उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहले है विशेषताएं। पहली विशेषता क्या थी कि तत्वों को व्यवस्थित किया। व्यवस्थित करने के कारण क्या है कि तत्वों को अध्ययन करने में आसानी होगी। आप क्या बोलोगे? पहली विशेषता क्या है? तत्वों को व्यवस्थित कर दिया, और व्यवस्थित करने के कारण अध्ययन में आसानी हो गई। तो सिंपल सा पहली विशेषता क्या है? तत्वों को व्यवस्थित किया, व्यवस्थित करने के कारण जो तत्वों को अध्ययन करने में आसानी हो गई। और दूसरी विशेषता क्या है? जो तत्वों के परमाणु भार थे, तो उस टाइम में कुछ तत्वों की जो परमाणु भार थे वो गलत थे, उनको सुधार कर सही किया गया। तो दूसरी विशेषता हो जाएगी परमाणु भारों में सही निर्धारण।
आप सिंपल बोल सकते हैं कि जो परमाणु भार थे उस टाइम में तो कुछ तत्व के गलत थे, उनको सुधारा किया। परमाणु भार हम याद करते हैं, जो परमाणु भार है बराबर तुल्यांकी भार और जो संयोजकता है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उस टाइम में जो बेरिलियम था इसका परमाणु भार तुल्यांकी भार भी ज्ञात था और इसकी संयोजकता 3 मानकर जब से इसका परमाणु भार ज्ञात किया गया, यानी कि इसकी संयोजकता थी 4.5 और यानी कि तुल्यांकी भार 4.5 और इसकी संयोजकता हो जाएगी 3 संयोजकता मानकर जब इनका मान प्राप्त किया तो इसका मान था 13.5। अब ये जो 13 मान था और उसका जो बढ़ते क्रम में वहां पर व्यवस्थित किया तो उनके जो आसपास में जो तत्व उपस्थित थे उनके गुणों में इसमें कोई समानता नहीं थी। फिर जो मेंडलीफ ने इसके जो परमाणु भार उनमें सुधार किया, फिर इसका जो परमाणु भार था ये तुल्यांकी भार तो 4.5 था, लेकिन इसकी संयोजकता 3 ने मानकर 2 मानी और इसका मान प्राप्त किया 9। अब जो ये 9 जो मान प्राप्त हुआ ये सही कैसे है? क्योंकि सही इसलिए है कि इसको जब 9 मानकर जो आवर्त सारणी में इसको व्यवस्थित किया गया तो इसके जो आसपास में जो तत्व थे उनके गुणों में इसकी समानता थी, इस कारण जो 9 है उसका जो परमाणु भार सही है। तीसरी विशेषता हो जाएगी जो नए तत्व हैं उनकी खोज की गई, यानी कि आप साधारण बोल सकते हैं कि जो नए तत्व की खोज थी उसका आइडिया मेंडलीफ ने दे दिया था, यानी कि आप तीसरी विशेषता बोलोगे नए तत्वों की खोज। अब नए तत्वों की खोज किस प्रकार होगी उसके बारे में उन्होंने कहा। इन्होंने सिंपली जब भी तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया, इनका जो नियम था क्या था, परमाणु भार को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करेंगे और जब ये परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर रहा था तो उसमें उन्हें अंतर रखा 2 या 3 अंकों का, 2 या 3 इकाइयों का। लेकिन धीरे धीरे जब आगे बढ़ते गए तो कुछ तत्व ऐसे भी थे इनके जो परमाणु भार है उसमें ये 2 या 3 है, इससे ज्यादा भी उनके परमाणु भार में अंतर था, यानी कि जो 2 तत्व हैं इनमें या 2 या 3 के अलावा, यानी आप सिंपली ऐसे बोल सकते हैं कि उसके परमाणु भार में 6 या 6 से अधिक अंतर था और 6 या 6 से अधिक अंतर होने का उन्होंने जो 2 तत्व थे उनके बीच में अंतर रख, उनके बीच में खाली स्थान छोड़ दिया। और उन्होंने कहा कि इनके बीच में कोई नए तत्व आएंगे। आप सिंपली बोल सकते हैं परमाणु भार में उन्होंने 2 या 3 अंकों का अंतर रखा, लेकिन कुछ तत्व ऐसे थे जिनमें 6 या 6 से अधिक अंतर था और 6 या 6 से अधिक अंतर होने के कारण उन्होंने एक रिक्त स्थान छोड़ा और कहा कि इनके बीच में कोई नया तत्व आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को समझते हैं। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे एक का सिलिकॉन है, एका सिलिकॉन के जब अब आप मॉडर्न आवर्त सारणी में पढ़ते हो तो जो एका सिलिकॉन है इसके गुणों की पहले व्याख्या कर दी और एका सिलिकॉन की जगह आप आज जर्मेनियम पढ़ते हैं। फिर एक और एग्जांपल इन्होंने बताया और तत्व के बारे में कि आप जब एका बोरॉन पढ़ोगे, ये जो तत्व है इनके गुणों में इन्होंने पहले व्याख्या कर दी थी। आज एका बोरॉन की जगह हम स्कैंडियम पढ़ते हैं। एक तीसरा तत्व और था जिन्होंने उस टाइम में वर्णन कर दिया था, यानी कि उनके गुणों की विशेषता क्या होगी, इन गुणों के बारे में उन्होंने बता दिया। तीसरा जो बताया था उन्होंने एका एल्यूमिनियम, और एका एल्यूमिनियम की जगह आज जब हम आवर्त सारणी में पढ़ते हैं तो उसकी जगह आता है गैलियम। इस प्रकार उन्होंने बताया कि ये जो तत्व हैं इनके बीच में अंतर ज्यादा था 2 तत्वों की और उन्होंने इन तत्वों को रखा। और आज जब आप मॉडर्न आवर्त सारणी पढ़ते हैं तो ये जो एका सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम पढ़ते हैं, एका बोरॉन की जगह स्कैंडियम पढ़ते हैं और एका एल्यूमिनियम की जगह गैलियम पढ़ते हैं। इस प्रकार उनकी जो मुख्य विशेषता थी ये 3 थी। अब देखते हैं जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी उस आवर्त सारणी में क्या क्या कमियां थी, यानी कि अब इसकी कमी देखेंगे। कमियां, पहली कमी थी, पहली कमी है जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की स्थिति।
इन्होंने ऐसे जो हाइड्रोजन है उसके बारे में विशेष से बात नहीं बताई कि इसको कहाँ रखना है, इसकी जो हाइड्रोजन है उसको कहाँ रखना है, इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा। इस कारण इसका ये मुख्य दोष है। और दूसरा दोष इसका है जो आवर्त सारणी है उसमें जो समस्थानिक है, समस्थानिकों का निर्धारण, समस्थानिक का मतलब होता है जिसका परमाणु भार तो अलग होगा, यानी इनका जो परमाणु भार है इसका मान अलग होगा और लेकिन इसका परमाणु क्रमांक है उसके मान में कोई अंतर नहीं होगा। तो आप जो समस्थानिक है इसका सिंपल सा अर्थ क्या होगा, परमाणु भार में अंतर, लेकिन इनका जो परमाणु क्रमांक है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इन्होंने इनके बारे में कुछ नहीं कहा। यदि आप देखते हो कि जो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करोगे तो जो समस्थानिक है इनके परमाणु भार अलग अलग हैं, तो इनको अलग अलग वर्ग में रखना चाहिए, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं कहा इनके बारे में। तो आप जैसे एग्जांपल देखोगे, जैसे कार्बन है, कार्बन 12 भी होता है और कार्बन 13 भी होता है। अगर परमाणु भार के बढ़ते क्रम में इनको व्यवस्थित करते थे, उनको एक अलग अलग वर्ग में रखना चाहिए, लेकिन इनको एक ही वर्ग में क्यों रखा है इसका कारण इन्होंने नहीं बताया। तीसरी जो इसकी विशेषता है वो है जो लैंथेनाइड एक्टिनाइड जो तत्व है उनको किस प्रकार से कहां रखना चाहिए, यानी कि जो एक्टिनाइड और वो जो लैंथेनाइड है इन तत्वों को कहां रखना चाहिए इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। इस कारण इसकी जो कमी रह गई थी। और चौथी विशेषता है, इन्होंने जो तत्व रखे थे हमने देखे थे, यानी कि आप वर्ग में रखे थे, उसमें ए और बी दो उपवर्ग बनाए और उसमें जो तत्व रखे उनके जो तत्व रखे उनके तत्वों में कोई समानता नहीं थी। किस आधार पर उन तत्वों को वर्ग में रखा गया है इसकी इन्होंने व्याख्या नहीं की। तो चौथी विशेष कमी रह जाएगी, यानी कि आप बोल सकते हैं कि वर्गों में रखे गए तत्वों को आपस में कोई समानता नहीं, फिर भी उनको एक जगह क्यों रखा, यानी कि आप जैसे पोटेशियम और जो कॉपर है इन दोनों को एक जगह रखा, इसका कारण इन्होंने नहीं बताया कि इन दोनों को एक जगह क्यों रखा। और फिर हमने देखा था जैसे कैल्शियम और जो जिंक है Zn, इन दोनों तत्वों को एक जगह क्यों रखा, इसके कारण की व्याख्या भी इन्होंने नहीं की। इस कारण इसके जो तत्व है आपस में समांतर नहीं होने के कारण इन तत्वों को व्याख्या अच्छी तरीके से नहीं की। इस कारण इसकी जो चौथा दोष वो है। और जो लास्ट जो 5 नंबर का दोष है वो है जो इसकी जो तत्व है परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित है, ये सभी को पता है। यानी कि आज इसका जो 5वें कमी थी वो थी जो परमाणु भार है इनको बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जिनका परमाणु भार अधिक है, उन तत्वों को जो कम परमाणु भार वहां पर रखा गया। आप ऐसे बोल सकते हैं जो कम परमाणु भार वाले तत्व हैं इनको जो ज्यादा परमाणु भार है इनसे पहले रखा, इसके कारण की इन्होंने व्याख्या नहीं की। जैसे आप एग्जांपल देखते हो, जैसे टेलुरियम और आयोडीन है, इसका परमाणु भार है 127.6 और इसका परमाणु भार 127। जो टेलुरियम का परमाणु भार ज्यादा है ये आयोडीन से पहले क्यों आया, इसके कारण की इन्होंने व्याख्या नहीं की। इस कारण इसका जो नेम है वो फेल हो जाता है और ये जो दोष होता है। आगे हम आगे पढ़ेंगे जो आधुनिक आवर्त सारणी है और फिर उन्होंने इन जो ये कमियां रह गई थी इनको सुधारा। और आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी इसके बारे में व्याख्या करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी
आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? मोजले ने दी। और कब दी? 1919 में। मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी दी 1919 में। और इसका जो नेम था, यानी कि जो मोजले नामक साइंटिस्ट था, उन्होंने एक प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? यानी कि आप जो तेज इलेक्ट्रॉन हैं, इनकी बौछार करवाई। किन पर? भिन्न भिन्न धातु पर। भिन्न भिन्न धातु पर करवाई और भिन्न भिन्न धातुओं पर बौछार कराकर अक्स किरण प्राप्त की। क्या किया? इसका नेम क्या था? मोजले ने जो तेज इलेक्ट्रॉन हैं, इनकी बौछार करवाई भिन्न भिन्न धातुओं पर, और धातु पर बौछार करा के इन अक्स किरण प्राप्त की। और जो इसका ये जो प्रयोग था, इन्होंने क्यों किया? इसका मेन उद्देश्य था, इसका निष्कर्ष क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसका निष्कर्ष सिंपल सा है। निष्कर्ष क्या था इस नेम का? इसका निष्कर्ष था कि आप जब तत्व, यानी कि इसका जो एक्सपेरिमेंट तो कर लिया इन्होंने, और इस एक्सपेरिमेंट से एक निष्कर्ष निकाला कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला? जो तत्व हैं, उनके भौतिक और रासायनिक गुण, उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन है। और यही जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसका नियम है। यही आधुनिक आवर्त सारणी का नियम है। आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे आपने न्यूलैंड का नियम पढ़ा था, या मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसके बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर जो परमाणु क्रमांक है, इसकी जगह परमाणु भार था, और सेम टू सेम ऐसे ही था। फिर हमने आवर्त फलन पढ़ा था। आवर्त फलन में वो था बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करोगे, और एक निश्चित समय अंतराल के बाद उनके गुणों में समानता पाई जाएगी। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात कैसे लिख सकते हैं? अर्थात आप जब तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो एक समय अंतराल के बाद उनके गुणों में समानता आ जाएगी। ये नियम हमने पहले पढ़ लिया, यानी परमाणु क्रमांक उसकी जगह परमाणु भार था, और सेम टू सेम ऐसे ही था। इस प्रकार इनका ये नियम था, ये था। और आधुनिक आवर्त सारणी का नियम यही है कि आप परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम व्यवस्थित करोगे तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद उनके गुणों में समानता होगी, और समानता होने के कारण उनको एक वर्ग में रखेंगे। अब देखते हैं जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसको कितने भागों में बांटा गया है। यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी को भी सिंपली दो भागों में बांट दें हम। एक होता है आवर्त और एक है वर्ग। ये आपको पता है जो आवर्त है वो 7 होते हैं, और इनकी संख्या उस टाइम जो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उस टाइम में वर्गों की संख्या थी 8, लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ते हैं इसमें इन वर्गों की संख्या है 18। और इन 18 को उसी प्रकार उस टाइम में हमने दो भागों में बांटा था, एक था ए और एक था बी।
ए और बी। यहां पर भी ए और बी दोनों भागों में बांटेंगे। और जो मेंडलीव ने आवर्त सारणी को व्यवस्थित किया था रोमन लेटर में, उसको व्यवस्थित करेंगे। और आगे हम जो इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास है, किन किन तत्वों को इनमें पाए जाते हैं, किस प्रकार से इनको व्यवस्थित किया जाता है, इनका अध्ययन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। और जो ब्लॉक हैं, किस प्रकार से व्यवस्थित इन तत्वों को बांटा गया उन ब्लॉकों में, और उनमें जो किस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है उसका अध्ययन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इस वीडियो को बताइए कैसा लगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।